Hey guys, today we will learn about nephrotic syndrome in children. This is taken from pediatric यानी कि चाइल्ड केयर नर्सिंग। तो आज हम यही देखेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में क्या होता है। तो बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में देखेंगे। जिसको इसके बारे में नहीं पता वो इस वीडियो से देख लें। इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं बच्चों में, और उसमें क्या सावधानियां रखनी होती है, यही आज हम देखेंगे। तो ये जो मेडिकोज हैं और जो नॉन मेडिकल लाइन्स हैं, मेडिकल लाइन्स हैं, उन सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, व्हाट इज़ इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में क्या है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है जहाँ पर कि टू मच प्रोटीन जो होता है, जिसको एल्ब्यूमिन कहते हैं, वो क्या होता है हमारी बॉडी से रिलीज होता है, किसमें, यूरिन में। क्योंकि जो एल्ब्यूमिन होता है ना, प्रोटीन जो होती है जिसको एल्ब्यूमिन कहते हैं, वो हमारी बॉडी में ना मतलब ब्लड में कम हो जाएगा और यूरिन में ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जो दोनों किडनी है वो डैमेज हो गई है, तो इसलिए वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है। तो वहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो बाहर आउट हो जाता है। तो ये देखिए बच्चों, मैंने हिंदी में भी बना के रखे हैं और इंग्लिश में भी। जिसको जो भी कंफर्ट लगता है वो वहाँ से अपना देख ले। हिंदी से चाहे तो हिंदी से नोट ले ले, और अगर इंग्लिश से चाहे तो वो इंग्लिश से नोट ले ले। ठीक है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम यही है जो हम देखते हैं अभी। तो किडनी कंटेन मैनी कॉइल्स। अब किडनी में क्या होते हैं, बहुत सारे टीनी ब्लड वेसल्स होती है। टाइनी ब्लड वेसल्स मतलब बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी रक्तवाहिकाएं जिसे बोलते हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी में भी बनाया है, तो अभी आप इसको समझ लीजिए, बाद में इसको आप देखते रहिएगा, अदरवाइज फिर दोनों देखने में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो किडनी कंटेन मैनी कॉइल्स, किडनी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स की छोटी कॉइल्स होती है, मुड़ी हुई घुमावदार कुंडली टाइप की होती है। तो ये ईच ऑफ दीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, यानी कि हर एक को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, और जब यही बंच के रूप में ढेर सारी एक साथ होती है तो उसको ग्लोमेरुलाई कहते हैं। तो जो ये ग्लोमेरुलाई होती है वो क्या करती है, फिल्टर करती है किसको, उन सब्सटेंस को ब्लड से क्या करती है, फिल्टर करती है जो कि हार्मफुल होते हैं, और हमारे सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड इनटू द यूरिन। तो हार्मफुल मतलब कुल मिला के जो ग्लोमेरुलाई होती है उसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, और जो भी हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं उसको वो ऑब्जर्व कर लेते हैं ब्लड वेसल्स, और जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसको वो फिल्टर कर देते हैं, मतलब बाहर आउट कर देते हैं यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम अकर व्हेन द ग्लोमेरुलाई स्टॉप वर्किंग नॉर्मली। अब ये जो बीमारी है जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, ये कब होती है, जब ग्लोमेरुलाई जो होती है वो अपना काम, यानी कि जो फिल्टर का काम करने वाली होती हैं वो अपना काम प्रॉपरली नहीं करती है ग्लोमेरुलाई। तो जो ये होता है ये क्या नहीं करती नॉर्मली, जब ये काम नहीं करती हैं तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, तो अ चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम में है, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है तो उसमें क्या होगा कि जो वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, यानी कि उसके यूरिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन रिलीज होगा, आउट होगा बॉडी से, और लो लेवल ऑफ प्रोटीन होगा उसके ब्लड में, यानी कि ब्लड में तो प्रोटीन कम होगा लेकिन उसके यूरिन में ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ब्लड से सारा तो बाहर निकल गया यूरिन के थ्रू, तो ऑब्वियसली जो ब्लड में क्या होगा, अब कम होगा, और उसके टिश्यू में स्वेलिंग होगी ओवर द बॉडी, जिसको एडिमा बोलते हैं, स्पेशली इन द बेली, यानी कि उसके मतलब स्टमक में क्या होगी, स्वेलिंग होगी, जिसको असाइटिस बोलते हैं, और उसके बॉडी में भी टिश्यू में भी जो होती है वो इन्फ्लेम हो जाएंगे। इन्फ्लेम होने की वजह से एडिमा कॉज होगा। उसका वेट भी गेन होगा क्योंकि उसकी बॉडी में फ्लूइड एक्सेस हो रहा है ना, अक्यूमुलेट हो रहा है, यानी कि जमा हो रहा है, तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा यूरिन से, तो क्या होगा, वेट गेन होगा। ठीक है, बढ़ जाएगा, और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा उसके ब्लड में। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और उसकी यूरिन क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो उसके बाद है द मोस्ट कॉमन टाइप इज कॉल्ड मिनिमल चेन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इसमें जो सबसे कॉमन टाइप का होता है उसको बोलते हैं MCNS। MCNS का मतलब होता है मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये एक कॉमन टाइप का सिंड्रोम होता है। ठीक है, उसके बाद जो मिनिमल चेन नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है विथ MCNS, अ चाइल्ड हैड टाइम व्हेन सिम्टम गेट वर्स रिलैप्स। ठीक है, ये जो इसके साथ क्या होता है MCN के साथ,
जो चाइल्ड होता है वो टाइम के साथ साथ क्या होता है, उसके जो सिम्टम होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, वो बढ़ते चले जाते हैं, ख़राब होते चले जाते हैं, अगर उसको टाइम से पता ना लगाया जाए और उसको केयर ना दिया जाए। बट द कंडीशन कैन बी मैनेज ओवर द टाइम, लेकिन टाइम के साथ साथ हम उस कंडीशन को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अगर हम उसको टाइम पे पता लगा लें, ठीक है। इन रेयर कंडीशन, यानी कि बहुत कम ऐसी कंडीशन होती है जब चाइल्ड क्या करता है, उसको रीनल फेलियर वाली कंडीशन हो जाती है, यानी कि उसकी किडनी फेल हो जाती है और उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कम होती है, यानी कि रेयर होती है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बच्चों में, तो जो बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम जो होती है इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें कि ये जो नेफ्रोपैथिक जो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, ये क्यों होता है, इसका कारण अननोन है, यानी कि इडियोपैथिक कोई कारण नहीं है, पता नहीं चल पाता कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। इडियोपैथिक का मतलब भी मैंने यहाँ डाल दिया कि नॉन कॉज, यानी कि नो नॉन कॉज, कोई भी कॉज का पता नहीं, यानी कि अननोन कॉज। फिर दूसरा है कि इन रेयर केस, कुछ ऐसे केस होते हैं, बहुत कम केसेस होते हैं जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अकर इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में, यानी कि जब वो 1 हफ्ते का होता है तब इसका पता चलता है। बहुत कम केस ऐसे होते हैं कि 1 हफ्ते के बच्चे में पता चलता है कि इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो रहा है, दिस कॉल्ड कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और इस कंडीशन को कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, जो कि बाय बर्थ होता है, ठीक है। इट इज़ इनहेरिटेड, ये कैसा होता है, हेरिडिटी से मिला होता है, बाय द ऑटोसोमल रिसीवर जीन, यानी कि जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से क्या करता है, कुछ जीन ऐसे रिसीव कर लेता है जो कि ऑटोसोमल जीन होते हैं, जो उसके पेरेंट्स से उसको मिलते हैं, जिसमें कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जीन होगा कोई ना कोई। तो दिस मीन द जो होता है दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वली अफेक्टेड, इसका मतलब है कि उनको ऐसे जीन मिले हैं जिसमें कि दोनों ही, चाहे बच्चा लड़का हो या लड़की, दोनों ही इक्वली इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। चाइल्ड इनहेरिट्स अ कॉपी ऑफ द जीन फ्रॉम ईच पेरेंट्स, अब बच्चे में क्या होता है, एक कॉपी जो होती है ईच पेरेंट्स से मिलती है, यानी कि हर एक पेरेंट्स से एक एक कॉपी उसको मिलती है बाय बर्थ। तो जो कि क्या होता है, उसके पेरेंट्स कैरियर होते हैं, यानी कि जब उनके पेरेंट्स के अंदर ये वाला जीन होता है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, तो वो बच्चे में भी मिलता है। तो जो कैरियर पेरेंट्स होते हैं, यानी कि जिनके अंदर ये जीन है, वो पेरेंट्स अगर 4 में क्या होता है 1 in 4 चांस ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद दिस सिम्टम्स, ये जो सिंड्रोम विद ईच प्रेगनेंसी, अगर वो जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर ईच प्रेगनेंसी, यानी कि जो भी जितनी भी उनकी प्रेगनेंसी होती है, तो जो ये जो जैसे 4 टाइम अगर वो प्रेग्नेंट है तो किसी एक को तो ये होना ही है, जितने भी बार वो प्रेग्नेंट होते हैं, जितनी भी उनकी प्रेगनेंसी होती है इससे, तो उसमें से किसी ना किसी एक में उसको होना ही है ये वाला सिंड्रोम, ठीक है। द आउटकम फॉर दिस टाइप ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ वेरी पुअर, इसलिए इस टाइप का जो ये वाला जो टाइप का होता है, जो हेरिडिटी से मिला होता है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा इसके खराब माना जाता है, ठीक है। फिर व्हाट आर द सिम्टम ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चाइल्ड, क्या सिम्टम होंगे इसको जिसको कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है, तो एक तो पहले ये याद कर लो, हीरो कैप, ये निमोनिक है इसका, ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, हीरो कैप। एच फॉर हाइपरटेंशन, ई फॉर एडिमा, आर फॉर आरबीसी इन यूरिन होगा, और ओ फॉर ओलिगूरिया, यानी कि यूरिन कम आएगा उसको, और कास्ट ऑफ आरबीसी इन यूरिन, अब यूरिन में भी कुछ आरबीसी देख के जो पार्टिकल्स हैं वो देखने को मिलेंगे, यूरेमिया होगा उसको, और प्रोटीन्यूरिया होगा, जो कि हमने अभी आगे पढ़ा था स्लाइड में, ठीक है। तो जो सिम्ड्रोम, अब यहाँ देखिए सिम्टम अकर बिट डिफरेंट इन ईच चाइल्ड, यानी कि हर चाइल्ड में अलग अलग थोड़े थोड़े डिफरेंट होते, डिफरेंट जरूरी नहीं कि सब में एक से लक्षण देखने को मिले, ठीक है, तो कुछ अलग लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं जो इस तरीके से हैं। एक्सट्रीम टायर्डनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा फटीक, अब ये अपनी अपनी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है कि बेबी कितना ज़्यादा हेल्दी है, अगर बहुत वीक है तो वो जल्दी से थक जाएगा। जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, यानी कि मलेज जिसे बोलते हैं, उसको हर समय बीमारीपन लगेगा, फील वो सही नहीं करेगा। डिजीज़, और उसकी जो डिक्रीज़ हो जाती है एपेटाइट, यानी कि भूख जो होती है बहुत ही कम हो जाती है, और उसका वेट जो होता है वो बढ़ता है। एंड फेशियल्स में स्वेलिंग, यानी कि फेस में भी स्वेलिंग होगी, वेट भी बढ़ जाएगा, और बेली में भी, यानी कि स्टमक में भी उसकी स्वेलिंग होगी, और पेन होगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं चीक इसके बड़े हुए हैं, इस तरीके से थोड़ा सा इसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि फॉर्मी यूरिन होगा, यानी कि यूरिन भी झागदार होगा,
फ्लूइड इसका बिल्डअप हो जाएगा बॉडी में, क्योंकि यूरिन से नहीं निकल रहा तो बॉडी में जमा हो जाएगा, उसको एडिमा बोलते हैं टिश्यूज़ में। और जो फ्लूइड बिल्डअप इन द बेली एरिया, तो अगर वो बेली एरिया में जमा है फ्लूइड, उसको असाइटिस बोलते हैं। और पेल जो होती है, जो इसकी जो पेल फिंगर नेल्स, यानी कि जो फिंगर नेल होते हैं वो पेल होते हैं उसके। और डल हेयर होते हैं, यानी कि हेयर भी उसके जो होते हैं नरिशियस नहीं होते हैं, एकदम डल देखने को मिलते हैं, सूखे रूखे टाइप के। और जो ईयर कार्टेज होती है वो भी अगर छुओ तो बहुत लेस हार्ड होती है, और मतलब कम हार्ड होती है। फूड इंटॉलरेंस एंड और एलर्जी, और ऐसे बच्चों को क्या होता है, वो जो फूड लेते हैं वो उनको टॉलरेट नहीं हो पाता उससे, उसको या फिर उनको कोई एलर्जी होती है, ठीक है। हाउ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम डायग्नोज इन चाइल्ड। अब जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है डायग्नोज कैसे करेंगे बच्चों का, तो उसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, चाइल्ड के सिम्टम के बारे में और उसकी हेल्थ हिस्ट्री। मीन सबसे पहले हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, इसके बारे में बात करते हैं पेरेंट्स से। और ही और शी में ऑल्सो आस्क अबाउट द फैमिलीज हेल्थ हिस्ट्री, और जैसे जो भी उनके बच्चा या लड़की है या लड़का है उसकी फैमिली, उसके हेल्थ हिस्ट्री के बारे में उसके पेरेंट्स से पूछ देंगे। और ही और शी विल गिव चाइल्ड अ फिजिकल एग्जामिन, और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि बहुत छोटा है तो ऑर्थोपोमेट्रिक मेजरमेंट करेंगे, जो उसके एज के अकॉर्डिंग उसका वेट लेंगे, कैसा है इसकी लेंथ, उसकी ग्रोथ, सबके बारे में उसको देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। चाइल्ड में ऑल्सो हैव टेस्ट, और इन सब के अलावा यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन, फैमिली हिस्ट्री, इन सब के साथ साथ उसको क्या करना है, यूरिन टेस्ट भी कराना है, ठीक है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन का लेवल, कितना लेवल में प्रोटीन उसका आउट हो रहा है वो पता करता है। और जो ब्लड टेस्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, बच्चे के लेवल का ब्लड टेस्ट जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रोटीन को देखने के लिए, जिसको एल्ब्यूमिन भी कहते हैं, और अदर केमिकल को भी चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। फिर रीनल अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी है, इसमें भी क्या किया जाता है, ये एक पता ही है आपको कि जब अल्ट्रासाउंड में कोई दर्द नहीं होता, यानी कि पेनलेस टेस्ट होता है, जिसमें कि साउंड वेव्स को क्या किया जाता है, साउंड वेव्स एंड अ कंप्यूटर टू क्रिएट इमेज ऑफ द बॉडी टिश्यू, यानी कि कंप्यूटर में फिर जो ये बॉडी टिश्यू होते हैं इसको देखा जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसकी इमेज बनाई जाती है। ड्यूरिंग द टेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करता है, मूव करता है डिवाइस। अब जो उसके ऊपर जो डिवाइस लगाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। तो इसको क्या करता है, वो बैली इन द किडनी एरिया, यानी कि किडनी के ऊपर और इधर ये जहाँ जहाँ किडनी पहुँचती है उस जगह पे उसके ऊपर ये इसको घुमाते हैं ट्रांसड्यूसर को। और दिस सेंड अ पिक्चर टू किडनी टू अ वीडियो स्क्रीन, और उसके बाद जो वीडियो में स्क्रीन होती है उसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, यानी कि उसकी वो क्या करते हैं, पिक्चर ले लेते हैं। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि डॉक्टर कैन सीन द उसमें उसकी साइज़ देखते हैं किडनी का और शेप देखते हैं। ही और शी ऑल्सो सी ग्रोथ ऑफ किडनी, यानी कि इसमें क्या देखा जाता है, और किडनी की ग्रोथ देखी जाती है, किडनी स्टोन है कि नहीं है, सिस्ट है या अदर प्रॉब्लम है, वो सब इसमें दिख जाता है। रीनल बायोप्सी में क्या करेंगे, एक छोटा सा स्मॉल पीस लेंगे किडनी टिश्यू का और उसको फिर लेबॉर्ट्री में टेस्ट करने के लिए भेजेंगे, ठीक है। उसमें उसको चाहे निडल से ले लेते हैं या फिर ड्यूरिंग सर्जरी से थोड़ा सा पीस लेके उसको सैंपल के लिए अंडर माइक्रोस्कोपी होकर के लेबॉर्ट्री में सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। एंड हाउ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम ट्रीटेड, अब उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, ये डिपेंड करता है बच्चे के सिम्टम पे, उसके एज पे, उसके जनरल हेल्थ पे, कि उसकी एज कितनी है, जनरल हेल्थ कितनी है, कैसी है, इस सब पे ये डिपेंड करता है। इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ सेवरल द कंडीशन, और ये उस पर भी डिपेंड करता है कि उसको सीवियर कंडीशन है कि कोई बीमारी तो नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है। जब भी कोई टेस्ट उसको ट्रीटमेंट देना होता है तो बच्चे की एज पूछी जाएगी, उसके सिम्टम देखे जाएंगे, जनरल हेल्थ देखी जाएगी कि वो उसको टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं, मेडिकेशन को इतना वीक तो नहीं है, और कितने पावर की वो ले सकता है, ये सब मेजरमेंट करके उसको दिया जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगर ये पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम पहली बार हुआ तो चाइल्ड में नीड उसको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है। एंड चाइल्ड में नीड टू बी वॉच इफ़ स्वेलिंग इज़ सीवियर, अगर जो चाइल्ड को अगर ये सीवियर स्वेलिंग हो रही है तो चाइल्ड को क्या हो सकता है, देखना पड़ेगा कि उसको क्या हो सकता है, कि उसको सीवियर केसेस में जो होता है चाइल्ड को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है। इफ़ ही और शी ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अगर ये भी हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी उसका ज़्यादा है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही है, तो उसको क्या करना होता है, ये जो सीवियर कंडीशन है, स्वेलिंग भी हो रही है उसको सीवियर कंडीशन में, तो उसको वॉच करना होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन में रखना होता है।
ठीक है, मतलब हॉस्पिटलाइज में। और मेडिकेशन में यूज टू ट्रीट इनिशियल सिम्टम एंड रिवर। और कुछ ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी इसको आप लिख सकते हैं कि जो बच्चे स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है, और जो पेरेंट्स देख रहे हैं, वो इस टाइप की उनको मेडिकेशन दी जाएगी जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम है। यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड दी जाएगी और इम्यूनोसप्रेसिव दी जाएगी। इम्यूनोसप्रेसिव मतलब जो इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था ना होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो अपने हेल्दी सेल को ही हमारा बॉडी क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसको पहचान नहीं पाता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो इसलिए ये वाला दिया जाता है मेडिकेशन, ताकि वो उसको क्या कर सके, सप्रेस कर सके, ये वाली एक्टिविटी को रोक सके जो कि अपने ही हेल्दी सेल को क्या कर रहे हैं, टिश्यू को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दी जाती है उसको, और उसको डायूरेटिक दी जाती है ताकि वो यूरिन उसका ठीक से हो और सूजन इसकी कम हो, यानी कि ठीक मीन बाहर निकल जाए यूरिन मेडिकेशन के थ्रू। और जो मेडिसिन है यूज़ की जाती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम को देने के लिए और वीकेंड द इम्यून सिस्टम, जब उसका इम्यून सिस्टम वीक है तब दी जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द चाइल्ड शुड नॉट बी गिवन जो होता है लाइव वैक्सीन, क्योंकि जो बच्चा होता है उसको इसमें जो होता है नहीं देना चाहिए। जो लाइव वैक्सीन होता है, अगर बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर में है तो चाइल्ड को ये वाली लाइव वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। इफ़ चाइल्ड हैज़ नॉट हैड द चिकन पॉक्स वैक्सीन, अगर बच्चे को चिकन पॉक्स का वैक्सीन नहीं मिला हुआ है एंड इज़ द एक्सपोज टू द वायरस, और वो इसके क्या हो रहा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के उसमें है या चिकन पॉक्स के वायरस के उसमें है, तो क्या करना चाहिए, उसको टच में है या उसके जोन में है तो ही और शी में नीड वैक्सीन, तो उसको क्या दे सकते हैं, वैक्सीन दे सकते हैं। टॉक विद द चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और उसके चाइल्ड केयर हेल्थ केयर मतलब डॉक्टर से बात करनी है अबाउट द रिस्क। अगर जो भी उसको मेडिकेशन देंगे तो उसके रिस्क के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में और पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट के बारे में उनसे पूछना पड़ेगा कि ये देना में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। अगर ये इसके लिए जो चिकन पॉक्स का वैक्सीन उसको देना है ना, उसकी ज़रूरत है वो, क्योंकि वो उसके एक्सपोजर में आ रहा है, तो उसके लिए भी डॉक्टर से पता करना पड़ेगा कि उसका रिस्क क्या है अगर नहीं देंगे तो, और उसको देने से क्या बेनिफिट हो सकते हैं और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट क्या रहेंगे। ये सारी चीज़ें जो होती डॉक्टर से बात करनी चाहिए। चिल्ड्रन विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हैव ट्रबल रेगुलरली, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के उस अंडर में होता है, मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिस बच्चे को होता है उसको क्या होती है, बॉडी के जो वाटर का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ट्रबल करना पड़ता है। दिस कैन कॉज स्वेलिंग फ्रॉम द फ्लूइड रिटेंशन, और क्या होता है, उसको स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी में, जिसमें कि फ्लूइड का यूरिन से ना निकल के बॉडी में ही क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है, उसको एडिमा कहते हैं, ठीक है। और उसकी जो डाइट होती है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा बेबी की, जो भी बच्चा है, चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ऐसे बच्चों को डाइट को भी मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें लिमिटेड सॉल्ट देना पड़ेगा और फ्लूइड देना पड़ेगा, मेजर करके फ्लूइड भी देना पड़ेगा। दिस में हेल्प टू रेगुलेट चाइल्ड फ्लूइड बैलेंस, तो ये क्या करेगा, उसके जो चाइल्ड का जो फ्लूइड बैलेंस जो होता है, इम्बैलेंस हो रहा होता है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। जो ये डाइट को अगर हम डाइटिशियन के अकॉर्डिंग देंगे, यानी कि कम नमक का और फ्लूइड का, ठीक है, और कितना फ्लूइड देना है वो भी मेज़र करके देना है। फ्लूइड में क्या दे सकते हैं, फूड में उसको लिक्विड रूम पे जो लिक्विड टेम्परेचर पे, हमारे रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड फॉर्म में हो जाए वो वाला उसको जो है देनी होती है फ्लूइड। जैसे कि इसमें आइसक्रीम का एग्जांपल आप डाल सकते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। सॉल्ट अफेक्ट द बॉडी स्वेलिंग, और जो सॉल्ट होता है वो क्या करता है, बॉडी के स्वेलिंग में अफेक्ट करता है, इसलिए इसको डोंट ऐड सॉल्ट एट द टेबल, अगर आप टेबल में खाना खाने बैठे तो एडिशनल सॉल्ट उसमें नहीं लेना चाहिए, जो कुकिंग में यूज़ हुआ है वही लेना चाहिए और वो कम डलवाना चाहिए। और डोंट गिव चाइल्ड जो चाइल्ड सेफ्टी फूड, तो डोंट गिव चाइल्ड सेफ्टी सॉल्टी फूड, सॉरी, तो चाइल्ड को क्या नहीं देना चाहिए, सॉल्टी फूड नहीं देना चाहिए। यानी कि सॉल्टी मतलब हो गया जो नमकीन पैकेट होते हैं, नमकीन के बिस्किट के पैकेट या चिप्स के पैकेट वगैरह, ऐसी चीज़ें उसको नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर उसको दिया जाता है 2 पिंच 1 पिंच या 1 ग्राम या 1 टीस्पून पूरे 24 आवर्स में, तो नहीं तो फिर अगर चिप्स देंगे तो उसकी सॉल्ट की कंडीशन वो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल टॉक अबाउट यू, अब जो चाइल्ड केयर हेल्थ प्रोवाइडर है वो क्या करेगा, इसके लिए बात करेगा कि अबाउट हिज सॉल्ट, कितना उसको सॉल्ट देना चाहिए, कितना उसको फ्रूट देना चाहिए, और जिससे कि उसका फ्रूट बैलेंस बना रहे, तो ये तो उसको उससे बात करनी पड़ेगी। फिर है हाउ आर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चाइल्ड,
कौन कौन से ऐसे पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, जिनको ये नेफ्रोटिक हुआ है। तो ये रेयर कंडीशन होती है, जबकि किडनी, बहुत ही कम ऐसी कंडीशन देखी जाती है जब किडनी फेल होती है और उसमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। और डायलिसिस भी एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि फ़िल्टर और वेस्ट जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको बॉडी से बाहर किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली बॉडी बाय द दिस इज़ नॉर्मली डन बाय द किडनी। ये जो होती है नॉर्मली कौन होती है, किडनी खुद ही करती है, ठीक है। फिर ए पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड, अब इसमें कुछ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं जिसमें कि ब्लड क्लॉट होने का सबसे ज़्यादा ब्लड क्लॉट का कॉम्प्लिकेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो एबिलिटी होती है ग्लोमेरुलाई की फिल्टर करने की, वो ब्लड प्रॉपरली, तो वो क्या करती है, वो लीड करती है लॉस ऑफ ब्लड प्रोटीन एंड हेल्प प्रिवेंट क्लॉटिंग। इनेबल है ना ग्लोमेरुलाई फिल्टर करने में, तो इसलिए क्या होता है कि जो ब्लड प्रोटीन होता है वो लॉस होता है और हेल्प करता है प्रिवेंट, मतलब क्लॉटिंग को रोकने के लिए वो, मतलब उसको प्रिवेंट करता है, बचाता है, क्लॉटिंग ना होने दे, इसके लिए वो उसको प्रिवेंट करता है। दिस इंक्रीज रिस्क डेवलपिंग अ ब्लड क्लॉट इन वेन। अगर उसने इसको ना बचाया होता तो ये क्या करता है, वेन में क्लॉट हो जाता है कहीं पर भी जाके। और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और एलिवेट ब्लड ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है और जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो भी बढ़ा हुआ होता है। उसके बाद है हाउ कैन आई हेल्प माई चाइल्ड लिव इन विदाउट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये जो होता है इसमें चाइल्ड को अकेले रहने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि हेल्प प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम हैविंग द कॉन्टेक्ट विद द पीपल हु हैव कोल्ड, ठीक है, यानी कि कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया में अगर जो पेरेंट्स रह रहे हैं बच्चे के साथ, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ये प्रिवेंट करना पड़ेगा, ठंड से बचना पड़ेगा और अदर रेस्पिरेटरी इलनेस से भी उनको बचना पड़ेगा। और वायरल जो रेस्पिरेटरी इलनेस शुड कॉज अ रिलैप्स, और जो रेस्पिरेटरी इलनेस होती है वो भी जो होती है इससे मतलब जो रेस्पिरेटरी इलनेस भी क्या करती है, इसको और ज़्यादा ख़राब कर देती है। जो वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस होती है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम में आते हैं। जो चाइल्ड जो ये यू कैन हेल्प चाइल्ड स्टे हेल्दी इन दिस वे, कैसे उसको हेल्दी रख सकते हैं वो बताया गया है कि एक तो रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन कहीं हो रहा है तो उससे दूर रखना है उसको, और अगर उसमें कोल्ड और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वहाँ से भी उसको बचा के रखना है ताकि वो ये वाली प्रॉब्लम ना हो। और टेस्ट चाइल्ड यूरिन, और यूरिन उसका करते रहना चाहिए, प्रोटीन एवरीडे उसको चेक करना चाहिए यूरिन को प्रोटीन के लिए। और दिस विल हेल्प टू फाइंड अर्ली साइन ऑफ रिलैप्स, तो ये क्या करता है, जो अर्ली साइन होता है उसका बताता है। दिस विल हेल्प, ये क्या हेल्प करेगा कि प्रोटीन एवरीडे करने से कि पहले दिन कितना था और आज कितना है कंपेयर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। पोस्टपोन रूटीन वैक्सीन, जो रूटीन वैक्सीन अगर उसको लग रही है, कोई छोटा बच्चा है 1 हफ्ते के बाद ये हो गया, तो रूटीन वैक्सीन जो उसको लगती है उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए जब तक कि चाइल्ड जो होता है रेमिशन एंड ऑफ स्टेरॉइड, उसको क्या करना है जब तक चाइल्ड जो होता है वो थोड़ा अनटिल द जो चाइल्ड होता है वो अपने ठीक ना हो जाए तब तक का उसको ये वैक्सीन भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑफ स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड को भी रोकना चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, ठीक है। और उसके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि डॉक्टर है उनसे उसके बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। अब इसके कोई की पॉइंट का मतलब वही है जो एक तरीके से हमने अभी पढ़ा था कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक प्रॉब्लम होती है जिसमें टू मच प्रोटीन एल्ब्यूमिन जो होता है वो ब्लड में हो जाता है, यूरिन में निकल आता है, और जो बॉडी में जो होता है ब्लड में वो कम हो जाता है लेकिन यूरिन में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और क्या था ये, इट मीन दैट वन बोथ किडनी, अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है एक या दोनों किडनी उसकी डैमेज हो गई हैं, फिल्टर का काम प्रॉपर नहीं करती है। द मोस्ट कॉमन टाइप जो हमने देखा था इसका वो था MCNS यानी कि मिनिमल चेन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। तो MCNS अ चाइल्ड हैज टाइम व्हेन सिम्टम गेट वर्स, और ज़्यादा अगर सिम्टम खराब होते रहते हैं तो उसको कंडीशन को क्या करना चाहिए, ओवर टाइम में क्या होता है लेकिन वो मैनेज हो सकती है, ठीक है। लेकिन समय के साथ स्थिति को नियंत्रण किया जा सकता है अगर उस पर ध्यान दिया जाए। ड्यूरिंग द फर्स्ट एपिसोड, जब जैसे ही पहला पता चलता है उसके कुछ लक्षणों से या कुछ जांच से तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, तो चाइल्ड को क्या करना चाहिए, हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, हॉस्पिटल में उसको रखना चाहिए।
और मेडिकेशन में उसको यूज़ करनी चाहिए, ताकि मेडिकेशन भी देनी चाहिए ताकि जो इनिशियल सिम्टम है जो अभी अभी हो रहे हैं वो ठीक हो पाए, ठीक है, उससे बचाया जा सके। द डाइट फॉर अ चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसकी जो डाइट होती है चाइल्ड की, उसमें लिमिटेड सॉल्ट और फ्रूट को मिलाना चाहिए, मतलब देना चाहिए लिमिटेड, ठीक है। इन रेयर केसेस, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो जिसमें क्या होता है, चाइल्ड में डेवलप किडनी फेलर की कंडीशन हो जाती है चाइल्ड में, और उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस इज़ अ प्रोसीजर। अब डायलिसिस क्या है, वो एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें कि फिल्टर वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, जिसमें कि जो डायलिसिस जो होता है एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें कि क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, तो जो वेस्टेज होता है वो फिल्टर हो जाता है, और एक्स्ट्रा फ्लूइड भी जो होती है फ्रॉम द ब्लड वो बाहर यूरिन के रूप में आ जाती है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत टाइम के बाद आपसे मिली हूँ, तो एक तो लाइक बनता ही है ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाती रहूँ। तो लाइक कम आने से थोड़ा मनोबल कम होता है, तो इसलिए मैं बीच बीच में फिर एब्सेंट हो जाती हूँ, आप लोगों से मिल नहीं पाती हूँ। तो थैंक यू गाइज, ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। क्योंकि मैं रात में बना रही हूँ इसलिए गुड नाइट बोल रही हूँ, नींद भी आ रही है जैसे कि आप मेरी आवाज़ से समझ ही रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।